India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। अदालत पहले तय करेगी कि नवाब रेबिया फैसले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम मामले पर इंदिरा जयसिंह फैसले की जांच की उपयुक्तता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनुभवों पर सारांश तलब। ज्ञानव्यापी मसले पर कथित भड़काऊ बयानबाजी मामले में अखिलेश यादव ओवैसी पर केस दर्ज की मांग रद्द। वाराणसी कोर्ट का फैसला। आरए मेट्रो शेड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा केस में देरी के कारण पेड़ों को पड़ सकता है काटना। India Legal presents Courts Roundup. उद्धव गुट बनाम शिंदे गुट केस में विधायकी की अयोग्यता, स्पीकर की शक्ति जैसे मसलों पर सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करेगा कि नवाब रेबिया बनाम स्पीकर मामले में दिए गए फैसले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। सीजीआई ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि फ्लोर टेस्ट 30 को तय था, लेकिन सरकार ने 29 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जो वोटिंग होनी थी वो तो हुई नहीं। अब सवाल ये है कि क्या नबाम का मामला कानून के दायरे में आएगा अगर सरकार ने विश्वास मत से पहले इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि रेबिया का फैसला गलत नहीं, लेकिन इसमें कुछ सुधार कर उसको मजबूत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से जुड़े संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामला स्पीकर की शक्ति और दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित है। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच ने कहा कि पहले 2016 के नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की बेंच को क्यों भेजा जाना चाहिए, इस पर फैसला होगा। नवाब रेबिया में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि कोई स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले पर सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि नवाब रेबिया का फैसला गलत नहीं, लेकिन इसमें कुछ सुधार कर उसको मजबूत किया जा सकता है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। नहीं, इसमें जो नवाब रेबिया के जो केस है वो उसका रेफरेंस इस सुनवाई के लिए लेना है क्या नहीं, यही एक बात है। और नवाब रेबिया के टाइम के जो फैक्ट्स है और ये जो घटना हुई है उसमें जो फैक्ट्स है उसमें वो वैलिड होते कि नहीं, इसका डिस्कशन पूरा होगा। शुरुआत में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया कि नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में फैसले के संदर्भ को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा अनुरोध किया गया था। रेबिया फैसले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं विभिन्न चरणों में निर्णय पर भरोसा किया था और अब उसी निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर ध्यान देते हुए कहा कि बेंच इसे ध्यान में रखेगी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस शुरू की। उनका प्राथमिक
तर्क ये था कि नबाम रेबिया के फैसले के अनुसार जैसे ही स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस लाया जाता है, अध्यक्ष विधानसभा में अपना कार्य जारी नहीं रख सकते हैं और 10वीं अनुसूची के तहत ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सरकारों का पतन हुआ। उन्होंने कहा कि स्पीकर को हटाने का नोटिस तभी जारी किया जाए जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें पेश की और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के तहत विचाराधीन आदेशों पर केवल एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच का गठन हो। इससे पहले की सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि नबाम रेबिया के संबंध में दोनों विचारों के गंभीर परिणाम हैं और इसीलिए ये निर्णय लेने के लिए एक कठिन प्रश्न है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार को पिछले जून में विद्रोह से गिरा दिया गया था। फैसले ने स्पीकर की शक्ति को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया अगर उन्हें हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बिना देरी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वो पहले विचार करेगा कि क्या इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उसके 2017 के फैसले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। 2017 के फैसले ने उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए एक रूपरेखा पेश की थी। फैसले के समापन पैराग्राफ ने स्वीकार किया कि ढांचा व्यापक नहीं था और समय के साथ अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल, मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं और कहा कि फैसले के समापन पैराग्राफ से उत्पन्न होने वाले मुद्दे को पहले उठाया जाएगा। इस प्रकार इसने विभिन्न बार संघों के लिए उपस्थित होने वाले वकील को विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनुभवों पर सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 22 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट वरिष्ठ वकील पदनामों की प्रक्रिया के संबंध में दलीलों के एक बैच की सुनवाई कर रहा था। उनमें से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन या SCAORA द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति को निर्देश देने की मांग की गई है कि आवेदनों से शीर्ष अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने की प्रक्रिया को बिना किसी देरी के समाप्त किया जाए। फरवरी 2022 में आमंत्रित किया गया था। SCAORA ने आवेदन में कहा कि इंदिरा जयसिंह के मामले में 2017 के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता 2018 के पदनाम को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को तैयार किया था। महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान दर्द में आराम के लिए छुट्टी सुनिश्चित करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। याचिका के तहत सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो छात्राओं और कामकाजी वर्ग की महिलाओं को उनके संबंधित कार्यस्थलों पर पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के लिए नियम बनाएं और अवकाश भी प्रदान करें। साथ ही मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 का अनुपालन भी करें। युवतियों और महिलाओं को पीरियड्स के समय छुट्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस याचिका में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पीरियड्स के वक्त महिलाओं को काफी दर्द रहता है। पीरियड्स का दर्द हार्ट अटैक में होने वाले दर्द के बराबर होता है। इस कारण कामकाजी महिलाओं के काम की क्षमता प्रभावित होती है। एक जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा
14 को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश सरकार को देने की गुहार अदालत से लगाई गई है। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड से होने वाले दर्द के लिए अवकाश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए। इस याचिका में बिहार की महिला कर्मचारियों को पीरियड्स में मिलने वाली छुट्टी का भी हवाला दिया गया है। बिहार में 1992 की नीति के तहत महिला कर्मचारियों को विशेष मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे में देश के अन्य राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म के दर्द या मासिक धर्म की छुट्टी से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा गया है कि मासिक धर्म में दर्द से राहत के लिए अवकाश को लेकर विधायी इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि संबंधित मामलों पर लोकसभा में 2 सांसदों ने प्राइवेट बिल पेश किए थे, लेकिन दोनों बिल लैप्स कर गए। 2018 में शशि थरूर ने वीमेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट बिल पेश किया था। इसमें कहा गया था कि महिलाओं को पब्लिक अथॉरिटी फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कहा था कि पीरियड्स की छुट्टी के लिए दाखिल PIL को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जाए। वहीं लोकसभा में केंद्र सरकार ने एक बार लिखित जवाब में कहा था कि सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 में मेंस्ट्रुअल लीव के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली के हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश बनाने के लिए 20 अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को की है। 3 सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सबसे ज्यादा 10 नामों की सिफारिश की गई है। इसके अलावा कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के लिए 5, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए 4 और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 1 नाम की सिफारिश की है। इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KL जोसेफ भी शामिल हैं। 23 नवंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से इन नामित 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश के CM और राज्यपाल ने भी सिफारिश पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद अगली प्रक्रिया के तहत इन नामित अतिरिक्त न्यायाधीशों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया गया था। कॉलेजियम ने उसी प्रक्रिया का पालन किया और बताया कि बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट में स्थायी जजों की नियुक्ति के लिए इसी तरह प्रक्रिया अपनाई गई। कॉलेजियम ने एक अन्य प्रस्ताव में मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में अतिरिक्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सुंदरम, श्रीमती न्यायमूर्ति D भारत चक्रवर्ती, R विजय कुमार, मोहम्मद शरीफ और न्यायमूर्ति J सत्यनारायण प्रसाद के नामों की सिफारिश की है। दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस की 76वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 6 साल और उससे ज्यादा सजा के प्रावधान वाले मामलों में फॉरेंसिक साइंस वैन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। मोदी सरकार आने वाले दिनों में IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूल चूर परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इससे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। अगर ये करना है तो देश भर के अंदर
फॉरेंसिक साइंस का जाला फैलाना पड़ेगा और वही सुधारों में हम जिसका दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रायल शुरू कर दिया है वो सुधार भी लाने जा रहे हैं कि 6 साल और इससे ज्यादा अपराध वाले सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान के प्रतिनिधित्व वाली सीट को मुरादाबाद कोर्ट द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के 2 दिन बाद रिक्त घोषित कर दिया। स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे हैं। 2 जनवरी 2008 के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खान और उनके बेटे स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। उन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 353 जो कि कर्मचारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये दूसरी बार है जब उन्हें यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान स्वार निर्वाचन क्षेत्र से उनका चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि नामांकन पत्र की जांच की तिथि, नामांकन दाखिल करने की तिथि और परिणामों की घोषणा की तारीख के समय उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अपील पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की एक याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु नहीं होने के चलते पूर्व विधायक की अयोग्यता को बनाए रखने के लिए 7 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। तो वहीं ज्ञानव्यापी के वजूखाने में गंदगी करने और प्रकरण में नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी को लेकर मुकदमा कायम करने की मांग को वाराणसी एजीएम प्रथम की कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, शहर मौलवी और काजी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। इस बाबत सिविल कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि नेताओं ने अमर्यादित और गैरकानूनी कथनों पर बयान देकर हिंदू समाज के प्रति घृणा फैलाने का आपराधिक काम किया है। हाल ही में यह मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में हुआ था। अदालत ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित करते हुए 14 फरवरी की तिथि मुकर्रर की थी। बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तीनों नेताओं के कथन के संबंध में ये कहना पर्याप्त है कि कानून व्यवस्था की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य और उनकी एजेंसियों का है। वाद में जिन भी घटनाओं और कथनों का उल्लेख किया गया है उनके घटने या फिर ना घटने के संबंध में वादी को ही जानकारी हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध कारित होना दर्शाता नहीं होता है, बल्कि ऐसे में आवेदन निरस्त किया जाता है। इधर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुरुवार को आरए में कार डिपो के निर्माण में संबंधित मामलों में देरी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। एमएमआरसीएल ने कहा कि मुकदमेबाजी से इस तरह की देरी के कारण कार डिपो के निर्माण के लिए और पेड़ों को काटना पड़ सकता है, क्योंकि मामले के लंबित होने के दौरान कई पौधे अब पेड़ों में विकसित हो गए हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुमकोनी ने अदालत को सूचित किया कि जब आवेदन दायर किया गया था तो ये 84 पेड़ों की कटाई के लिए था, लेकिन समय बीतने के साथ ही भूमि में अधिक पेड़ों की वृद्धि देखी गई। आरए में 177 पेड़ों को हटाने के लिए मुंबई नगर निगम के वृक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली जोरू भनेथा द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बयान दिया गया था। आवेदन में यह दावा किया गया कि नोटिस एमएमआरसीएल के एक आवेदन पर आधारित था, जो नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद
दायर किया गया था, जिसमें निगम को परियोजना के लिए 84 पेड़ों की कटाई के अपने अनुरोध को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। याचिका में ट्री अथॉरिटी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी, जिसमें दावा किया गया कि ये नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें आवेदन को केवल 84 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। ये भी दावा किया गया क्योंकि प्राधिकरण ने अपना नोटिस वापस लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने वर्तमान जनहित याचिका दायर की थी। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.